हाय गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑपरेटिंग इनकम। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एबीसी एनालिसिस, जिसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड सेकंड इज स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिलता है। एबीसी के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के साथ में। स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये बोलता है कि आपका प्रॉफिट अगर चेंज हो रहा है, आप एक साल से दूसरे साल के अंदर कंपेयर कर रहे हो प्रॉफिट को, तो चेंज होने का रीजन क्या हो सकता है? या तो आपका रेवेन्यू ज्यादा हो गया या कम हो गया, या फिर कॉस्ट ज्यादा हो गया या कम हो गया, या फिर दोनों ही फैक्टर्स यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट चेंज हो रहे हैं। राइट, तो जब अपन ऑपरेटिंग इनकम को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक तो रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट दिखेगा और एक दिखेगा कॉस्ट के ऊपर। तो वो इफेक्ट कौन सी चीजों का दिखेगा वो अपन यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो ये इफेक्ट दिए हुए तीन अपने को, वन इज ग्रोथ कंपोनेंट, सेकंड इज प्राइस रिकवरी कंपोनेंट, एंड थर्ड इज प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। नाउ जैसे कि यहाँ पर आईसीआई ने फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ये सारे आप एक बार रीड कर सकते हैं चाहे तो। बट क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट चेंजेस की ही, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आया उसी की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए? हम लोगों को बात करना चाहिए रेवेन्यू के ऊपर किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, कॉस्ट के ऊपर किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। कॉस्ट के अंदर एक होती है वेरिएबल और एक होती है फिक्स्ड। तो उस तरह से अपन लोग पढ़ेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईसीआई वाले फॉर्मूले एक बार पढ़ रहे हो, हमने जो फॉर्मूले लिए वो भी आईसीआई वाले ही हैं, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है, बट हमने उसको रेवेन्यू और कॉस्ट पर डिवाइड कर दिया रेदर देन गोइंग फॉर कंपोनेंट वाइज। ऑलराइट, अगर आपने मेन लेक्चर्स देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोग ने बादाम फ्रॉम सर जब देखा था तो उसके अंदर वो डिस्कस किया था, चार्ट बना हुआ है, उसके ऊपर जाएंगे। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये पढ़ रहे हैं और ऊपर जो दिए हुए फॉर्मूलेज है वो पढ़ रहे हैं, जिसको अभी अपन ने स्किप किया है, तो आप लोग साथ में ये इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग को जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने जो मेन लेक्चर्स के अंदर दिया था वो लिखा हुआ है। सो यू हैव टू रीड इट एंड इट इज अ मस्ट कि आप लोग इसको पढ़ें, ताकि आप अच्छे समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूले किस तरह से बने हुए हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द फॉर्मूलाज व्हिच वी हैड स्किप्ड, अपन लोग अपने स्टाइल में जा रहे हैं। तो रेवेन्यू इफेक्ट है। रेवेन्यू इफेक्ट में अपने को देखने को मिलता है कि रेवेन्यू के ऊपर दो चीजों का आपको इफेक्ट देखने वाला है। फर्स्ट इज ग्रोथ कंपोनेंट एंड सेकंड इज प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट देखने को तो नहीं मिलेगा, बिकॉज कि अगर आप जो नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी आपका क्या हो सकता है? वन कुड बी मार्केटिंग कॉस्ट, कि आपने कितना मार्केटिंग किया उसके हिसाब से कितना सारा सेल्स हुआ। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये बात कर रहे हो कि इसको रेवेन्यू इफेक्ट के अंदर कंसिडर करना चाहिए तो आप गलत हो, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट आपका कॉस्ट में जाता है, रेवेन्यू में नहीं जाता है। राइट, तो मार्केटिंग कॉस्ट में कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो रेवेन्यू के अंदर जाएगा ही नहीं, इसलिए प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इन एनी केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट टू थिंग्स विच यू कैन सी हियर आर ग्रोथ कंपोनेंट एंड सेकंड इज प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। एक तो लास्ट ईयर से करंट ईयर में आपका सेल्स कितना ज्यादा हो गया, तो आउटपुट सोल्ड इन लास्ट ईयर कंपेयर टू आउटपुट सोल्ड इन करंट ईयर है। बट डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करोगे आप सेलिंग प्राइस इन लास्ट ईयर से, इसका रीजन मैंने ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आज का जो सेलिंग प्राइस रहेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस इन करंट ईयर विल बी कंपेयर्ड विद सेलिंग प्राइस इन लास्ट ईयर, तो उसको कहेंगे प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। हमारा प्राइस में क्या चेंज हुआ, तो ये दो कंपोनेंट अपने को रेवेन्यू इफेक्ट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट इफेक्ट, तो यहाँ पर उसके बाद फिक्स्ड भी आएगा, तो वहां पर भी ग्रोथ कंपोनेंट, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट तीनों ही देखने को मिलेंगे। तो ग्रोथ कंपोनेंट तो यही हो जाएगा कि आपने जो लास्ट ईयर का आउटपुट बनाया था उसमें कितने यूनिट्स आपने यूज किए थे लास्ट ईयर में, मल्टीप्लाइड बाय डेफिनेटली लास्ट ईयर प्राइस। उसको कंपेयर कर रहे हैं कि करंट ईयर का प्रोडक्शन करते, करंट ईयर का आउटपुट बनाते लास्ट ईयर में, तो कितना इनपुट रिक्वायर्ड रहता। राइट, तो वो हो जाता है अपना ग्रोथ कंपोनेंट। यहाँ पर ग्रोथ इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स विच वी आर सेलिंग एज आउटपुट, वो रेवेन्यू के अंदर कंसिडर हो चुका है। यहाँ पर है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स विच वुड हैव बीन यूज्ड। अगर हम लोग लास्ट की यील्ड की तरह से ही जाते हैं अपने लास्ट ईयर के आउटपुट के कंपैरिजन में करंट ईयर के आउटपुट पे। ऑलराइट, उसका आता है वेरिएबल कॉस्ट इफेक्ट के अंदर प्राइस रिकवरी कंपोनेंट, तो उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट्स विच वी हैड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट ईयर आउटपुट इन लास्ट ईयर, उसका लास्ट ईयर का प्राइस कंपेयर्ड विद करंट ईयर का प्राइस। एंड देन कम्स प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट, तो यहां पर यूनिट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट ईयर आउटपुट इन लास्ट ईयर एंड करंट ईयर आउटपुट इन करंट ईयर। सिंपल, तो ये हो जाता है प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। और इस तरह से अपन ने तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर कवर किया है। सिमिलरली एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में आपको फिक्स्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलते हैं ये फॉर्मूले के बाद अपन एबीसी के ऊपर। एबीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एबीसी? तो एबीसी आपको ये बताता है कि आपका जो कॉस्ट रहता है उसको आप एक्टिविटी बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो और एलोकेट कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको बेटर कॉस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो यू आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर, और वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से आप लोग पता लगाते हो कि कितना कॉस्ट हर एक्टिविटी के लिए पड़ता है।
ऑलराइट, सो एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग अगर अपन ने निकाल ली, कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग मेजर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेंगे, वो उसका आप आसानी से ले पाओगे, उसके ऊपर प्रायोरिटाइज कर पाओगे, जो लेस इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको आप डेलीगेट कर पाओगे। ये सारी चीजों के फायदे आपको एबीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑल्सो एडिशनल बेनिफिट्स विच वी आर गोइंग टू सी लेटर इन दिस चैप्टर इज कि अपने को अलग अलग एक्टिविटीज का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, अपने कॉस्ट एलोकेशन भी उसका पता चल जाता है कि हर एक्टिविटी का कितना कॉस्ट लग रहा है, कौन सा वैल्यू एडिंग है, कौन सा नॉन वैल्यू एडिंग है, ये सारे फैक्टर्स अपने को पता चलते हैं। सो कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, उसके अलावा एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो ये सारे फायदे एबीसी कॉस्टिंग के अपने को देखने को मिलता है, उसको अपन आगे वापस से एक बार रिविजिट करेंगे। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो फायदे जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, वन इज डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेकंड इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो डीपीपी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अगर कोई सेल करता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसका हर प्रोडक्ट वाइज कौन कौन सा एक्टिविटी लग रहा है वो वहां पर लेता है, उसके हिसाब से कॉस्ट को एलोकेट करता है और फिर निकालता है कि हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा, और उसके बेसिस पर डिसाइड करता है कौन सा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है, कौन सा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट कम है, किसका ज्यादा है। ये सारी बातें अपने को पता चलती है डीपीपी को यूज करके, राइट। सो जो ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो वो शायद टॉप मैनेजमेंट फोकस कर सकता है वहां पर। उसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका प्रॉफिट थोड़ा कम है उसको फोकस कर सकता है लोअर मैनेजमेंट, यानी कि डेलीगेशन हो सकता है टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट की, तुम लोग प्राइस डिसाइड करो इसका। जो मेन रहेंगे प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसका प्राइस हम लोग डिसाइड करेंगे, और जो लॉस मेकिंग रहता है उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं या उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सारे डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। सो व्हेनेवर यू सॉल्विंग डीपीपी का क्वेश्चन, डीपीपी का क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे सॉल्व किए, व्हेनेवर यू सॉल्विंग डीपीपी का क्वेश्चन, उसके अंदर आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आईसीए ने अपना एनालिसिस अगर लिखा है तो वो किस तरह से लिखा है। सो जो भी सबसे बड़ा एनालिसिस उन्होंने दिया हुआ होगा उसको पढ़िए, उसके हिसाब से आप अपना आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, बिकॉज यू कैन इजीली गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हो, बट एट द सेम टाइम जो आपको एनालिसिस लिखना है अपने पैराग्राफ फॉर्म में वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही तो अपने आंसर का मेन पार्ट होता है ना। तो वो लिखने के लिए आपको आईसीए का आंसर पढ़ना चाहिए, मेन लेक्चर्स में मैंने कई बार बताया हुआ है। देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज सीपीए, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर एक्स, कस्टमर वाई, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि हर कस्टमर को जो जो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती है उसके बेसिस पर आप हर एक्टिविटी का कॉस्ट ले लोगे और निकालोगे कि हर कस्टमर का या कस्टमर ग्रुप का क्या फायदा आपको निकल रहा है। तो कौन सा कस्टमर प्रॉफिट आपको ज्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, कौन सा आपको लॉस कॉज कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। इसके बेस पर आप डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जो ज्यादा फायदा दे रहा है, आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, उसके साथ में आप लोग थोड़ा सा डिस्काउंट का डील कर सकते हो कि उसको डिस्काउंट दिया ताकि उसका सेल्स और इंक्रीज हो जाए, या फिर और कुछ आप उसके साथ में टर्म्स ला सकते हो। ऐसा कोई कस्टमर है जो कि आपको कम प्रॉफिट दे रहा है तो उसके साथ में आप टर्म्स थोड़े से रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको उससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। एट द सेम टाइम कोई लॉस मेकिंग कस्टमर है जो कि आपको, जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो उसके साथ में आप टर्म्स को या तो रिविजिट करके उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे उसको एलिमिनेट कर दोगे, उसको सर्व करना बंद कर दोगे। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये टाइप के क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली जो एनालिसिस रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो डिस्काउंटिंग हो या फिर डिलीवरी हो या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो। ये सारे फैक्टर्स बहुत सारे वर्क करते हैं जिसके ऊपर अपने को एनालिसिस लिखना पड़ता है। तो आई वुड रेकमेंड कि जो सबसे बड़ा एनालिसिस दिया हुआ है आईसीआई ने, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत बड़ा एनालिसिस लिखा है आईसीआई ने। वो एनालिसिस को पढ़िए, उसके अंदर उन्होंने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपको ये सेम पॉइंट्स देखने को मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो कि डेफिनेटली मिलेंगे ही, तो उसके ऊपर आप इस तरह से अपना एनालिसिस फ्रेम कर सकते हो। तो वो फ्रेम करने का तरीका आपको पढ़ना है, एग्जैक्टली उसको रटना नहीं है। फ्रेम करने का तरीका आप ध्यान में रखिए, आपके दिमाग में रखिएगा, एंड देन यू कैन ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम वे। और फिर अगर आप लोग खुद घर पे क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हो या पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर वहां पर भी ट्राई कीजिए कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, और देन इवैल्यूएट विद द आंसर ऑफ आईसीआई। ऑलराइट, तो ये होता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। देन कम्स योर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एबीसी विच इज एबीएम एंड एबीबी अपने को आगे देखने को मिलेगा। एबीएम इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन एबीबी इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। उसके पहले एबीसी इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट दिया हुआ है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर अपने को ये बताया हुआ है कि अगर हम लोग एबीसी को यूज करते हैं तो अपने को करेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर पता चलता है, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग मिलती है इसकी, जैसा कि अपन ने देखा डीपीपी के अंदर भी। तो
तो एक्यूरेसी इंक्रीज होने की वजह से हम लोग अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो और बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है। देन कम्स योर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट। ये बोलता है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करना है, उसके हिसाब से आप लोग कॉस्ट को एलोकेट कर दीजिए, कॉस्ट पता लगा लीजिए विच इज अ कॉस्टिंग टूल, एंड उसको यूज करके हम लोग मैनेज करेंगे कि अपन लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर आपको स्टेप इन हो जाता है एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कॉस्ट रिडक्शन की, ये कॉस्ट मैनेजमेंट की, ऑलराइट, नॉट कॉस्ट रिडक्शन बट कॉस्ट मैनेजमेंट, रॉन्ग टर्म दैट आई यूज्ड। सो कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा है, हम लोग कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर रिडक्शन ला सकते हैं, कहाँ पर हम लोग कुछ एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन वैल्यू एडिंग कौन सी एक्टिविटी है, वैल्यू एडिंग कौन सी एक्टिविटी है, ये सब अपने को यहाँ पर पता चलता है। कोई ऐसी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी रहेगी जिसको कस्टमर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो हम लोग वहाँ पर फोकस करेंगे, जो नॉन वैल्यू एडिंग रहेगी उसको एलिमिनेट कर देंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मर्ज किया जा सकता है तो वो सब करेंगे। सो एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली यू आर डूइंग वैल्यू चेन एनालिसिस अलॉन्ग विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो आपका निकल के आता है एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर रेड में क्या लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस व्हाट ड्राइव्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ these activities can be improved to increase the profitability। बट यहाँ पर एक बात नहीं लिखी है, वो ग्रीन में हाईलाइटेड है कि आप लोग यहाँ पर कॉस्ट भी रिड्यूस करने की फोकस करोगे। ऑलराइट, तो इंप्रूवमेंट तो लानी है एक्टिविटीज के अंदर, एट द सेम टाइम विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो। तो ये होता है एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट का एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। सो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है कि अपने को अलग अलग फैक्टर्स जो कि एक्टिविटीज को कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने को कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, सो वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी के कॉस्ट को मैनेज करना है, एंड दैट इज योर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। सेकंड इज एक्टिविटी एनालिसिस, कौन सा वैल्यू एडिंग है, कौन सा नॉन वैल्यू एडिंग है, नॉन वैल्यू एडिंग को एलिमिनेट, वैल्यू एडिंग को और इंप्रूव करना है, दैट इज व्हाट इज एक्टिविटी एनालिसिस। थर्ड इज परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपको हर एक्टिविटी के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट डिसाइड करके रखना चाहिए ताकि आप एवैल्यूएट कर पाओ कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। ऑलराइट, सो हर एक्टिविटी का या एक्टिविटी सेंटर का आपको परफॉर्मेंस एवैल्यूएट करना होता है, उसके ऊपर आप मेजर करो, फिर रिपोर्ट करो, और इस तरह से आप इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। सो दिस इज अ स्टेप इन विच यू कैन यूज टू इंप्रूव योर एक्टिविटी। सो परफॉर्मेंस एनालिसिस साथ में आता है, एंड ये सारे मिलके कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, फिर आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सारे मिलके आपको एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। फिर आता है वैल्यू एडिंग कौन सा है, नॉन वैल्यू एडिंग कौन सा है, कैसे पता लगाएंगे। तो अगर एक्टिविटी करना जरूरी है तो वो वैल्यू एडिंग हो जाएगा। अगर हम लोग उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग उसके बेसिस पर बजट्स को अडॉप्ट कर पा रहे, टारगेट्स बना पा रहे, बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश कर पा रहे, तो वो वैल्यू एडिंग है। क्या हमारी एक्टिविटी कभी वैल्यू एडिंग होती है, कभी नॉन वैल्यू एडिंग होती है? तो इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग रॉ मटेरियल का मूवमेंट कर रहे हो जो कि अननेसेसरी है तो नॉन वैल्यू एडिंग हो जाएगा, अगर नेसेसरी है तो वो वैल्यू एडिंग हो जाएगा। तो कभी आपको हो सकता है वैल्यू एडिंग लगे, कभी नॉन वैल्यू एडिंग लगे, ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज सब्जेक्टिव विच यू नीड टू डिसाइड। ऑलराइट, फिर एबीएम को अगर अपन लोग यूज करते हैं तो वो बोलता है कि आपको दो तरह की एक्टिविटी निकालनी है, वैल्यू एडिंग, नॉन वैल्यू एडिंग। तो उसके बेसिस पर अपने को यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है। फर्स्ट इज प्रोसेस टाइम। प्रोसेस टाइम बताता है कि आप कन्वर्जन जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कितना टाइम लगा रहे हो। ऑलराइट, सेकंड इज इंस्पेक्शन टाइम, ये आप समझ सकते हो टर्मिनोलॉजी को पढ़ के कि अपन लोग कितना टाइम में इंस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड इज मूव टाइम, हम लोग मूवमेंट अगर करते हैं रॉ मटेरियल्स का, फिनिश्ड गुड्स का या वर्क इन प्रोग्रेस का, तो उसके अंदर कितना टाइम हम लोग लगाते हैं, दैट इज मूव टाइम। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम बताता है कि आपको रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस को एक ऑपरेशन से सेकंड ऑपरेशन पर भेजने के बीच में कितना टाइम वेट करना पड़ता है, सो दैट इज वेटिंग टाइम। स्टोरेज टाइम हमें ये बताता है कि हमारा फिनिश्ड गुड्स कितने टाइम तक स्टोर्ड रहने वाला है बिफोर शिपमेंट और फर्दर प्रोसेसिंग। द नेक्स्ट वन इज डिलीवरी साइकिल टाइम। ये हमें बता रहा है कि हमारा एवरेज टाइम कितना लग रहा है बिटवीन रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर ये बताते हैं कि अपने को एक यूनिट को बनाने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी बता रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो अपन एक गिवन टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी। एंड द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, जिसके अंदर हम लोग प्रोसेसिंग टाइम, जिसको कहते हैं कन्वर्जन करने का जो टाइम लग रहा है, वो प्रोसेसिंग टाइम अपॉन प्रोसेसिंग प्लस इंस्पेक्शन प्लस वेटिंग प्लस मूव टाइम, ये सारी चीजें आ जाती है। सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नवंबर 19 के अटेम्प्ट के अंदर, वो आपको देख लेना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस किया है हमारे आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जो वीडियो बना था उसके अंदर। ऑलराइट, ये होता है अपना नॉन वैल्यू एडिंग, वैल्यू एडिंग। इसके बेसिस पर एक जस्ट इन टाइम का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट इज बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ एबीएम।
बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर अपने को देखने को मिला सबसे पहले तो कॉस्ट रिडक्शन करने में हेल्प करता है डेफिनेटली, क्योंकि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज तो एलिमिनेट हो गई, जो वैल्यू एडिंग थी उसको और इंप्रूव किया, एफिशिएंट बनाया, तो अपना कॉस्ट रिडक्शन तो वहां पर हो ही जाता है। ऑलराइट, सेकंड इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आपको ये बोल रहा है, जिसको हम लोग आगे पूरे टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं, वो ये बताता है कि आप पहले पता लगा लो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करने वाले हो, उसके बाद आप पता लगा उसको कितना करने वाले हो और उसके बाद उसमें कितना कॉस्ट इनकर करने वाले हो। ये पहले से पता लगा के रखो और टारगेट सेट कर लो। तो ये होता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। आपने हर एक्टिविटी का टारगेट सेट किया, उसके साथ में फिर कंपैरिजन होता है एक्चुअल का, और जो अपना बजटिंग का प्रोसेस रहता है वो वैसा वर्क करता है आगे आगे। ऑलराइट, सो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज हर एक्टिविटी कितने कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, हर एक्टिविटी को कितना करने वाले हो और उसके लिए कितना कॉस्ट इनका करने वाले हो। ये तीन चीजें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन हो गया, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग हो गया, उसके बाद आता है बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सब्सटैंशियल चेंज लेके आना है तो आप बीपीआर यूज कर सकते हो, इसको एबीएम के साथ में यूज करते हो डेफिनेटली, क्योंकि बीपीआर के अंदर आप ट्राई क्या करते हो कि आप पूरे प्रोसेस के अराउंड वर्क करो। ऑलराइट, इंडिविजुअल एक्टिविटीज के अराउंड वर्क नहीं करते हो, पूरे प्रोसेस के अराउंड वर्क करते हो, बट हर प्रोसेस के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी इज वैल्यू एडिंग, विच इज नॉन वैल्यू एडिंग, कौन सी एक्टिविटी का कितना कॉस्ट लगता है। तो ये सारी चीजें अपने को एबीसी के यूज से पता चलती है। नेक्स्ट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग हम लोग एक्टिविटी वाइज भी कर सकते हैं ना, हम लोग हर एक्टिविटी का बेंचमार्किंग कर सकते हैं, तो फिर इसमें आपका एबीसी का यूज आ जाता है। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हर एक्टिविटी का परफॉर्मेंस आपको मेजर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट मैनर में आपके परफॉर्मेंस को मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। उसके लिए आप कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स ले सकते हो, जैसे कि कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, क्वालिटी हो गया, इनोवेशन हो गया। ऑलराइट, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीएम। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर आपको एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट लगाने की जरूरत है, क्योंकि उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑलराइट, सेकंड इज आपको टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट चाहिए, ताकि आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिएगा वो आपको प्रोवाइड होते रहे। थर्ड इज यू नीड टू इनकॉर्पोरेट एबीसी इनटू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इनटू योर कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम। इस चीज के अंदर एबीसी को इंप्लीमेंट कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट, फीजिबल नहीं है, तो फिर आप लोग एबीसी का एक सेपरेट सिस्टम डेवलप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वहां से आपको इनपुट रिक्वायरमेंट जो रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो इनपुट चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, ताकि आप लोग एबीएम को इंप्लीमेंट कर पाओ। उसके बाद आता है कि एक टीम बनाओ जो कि एबीएम को इंप्लीमेंट करेगी, और उसके अंदर किस तरह के मेंबर्स रहेंगे जिसके ऊपर एबीएम का एक्चुअली में आपको असर दिखने वाला है, यानी कि जिसको एक्चुअली एबीएम अफेक्ट करेगा, वो सारे लोगों की आप टीम बनाओ और उनको लेके आओ इंप्लीमेंटेशन टीम के अंदर। एंड द लास्ट स्टेज इज कि आपने जब इंप्लीमेंट कर दिया है एबीएम को, तो फिर सारे लेवल्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे वहां पर सब में आपको एबीएम का कॉन्सेप्ट फैला देना है, यानी कि सबको पता होना चाहिए कि वी आर यूजिंग एबीएम और वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता देनी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस। तो ये लेवल जो रहेगा वो हाई रहेगा, यानी कि टॉप लेवल इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और डेफिनेटली उनकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो ये हो जाता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबीएम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अपने को किस तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन, सेकंड इज एक्टिविटी बेस्ड बजट में अपने को हेल्प करता है, थर्ड इज कि अपने को पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडिंग है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग है, तो हम लोग उसमें से वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं और जो अपना की प्रोसेस रह जाएगा उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर हम लोग को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह के कुछ फायदे अपने को देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एबीएम। एबीसी इज यूज ऑफ कॉस्टिंग, एलोकेटिंग द कॉस्ट, और पता लगाना कि किसका कौन सी एक्टिविटी में कितना कॉस्ट लग रहा है और उसको यूज करना फर्दर, यानी कि हम लोग उसको उस कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं फर्दर टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू मैनेज आवर कॉस्ट एंड टू इंप्रूव आवर एफिशिएंसी। तो वो हो जाता है आपका एबीएम का कॉन्सेप्ट, राइट। तो एबीसी है, उसको आप यूज कर रहे हो एबीएम के अंदर। सो एबीएम इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी। ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कौन से सवाल पूछने वाले हो। वो 3 सवाल यही होते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है, पता लगा लो कितनी तरह की एक्टिविटी आप करने वाले हो, कितनी वो एक्टिविटी को करोगे और उसमें कितना कॉस्ट लग जाएगा। ऑलराइट, ये 3 चीजें आपको पूछनी है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के अंदर आप लोग बजट्स बनाते हो, टारगेट्स बनाते हो बेस्ड ऑन दी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलता है, ये अपने को इस चार्ट में देखने को मिलता है। सबसे पहले आप फोरकास्ट करते हो कितना प्रोडक्ट बनाओगे, उसके लिए कितनी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड रहेगी, वो एक्टिविटी के बेसिस पर आप लोग निकालते हो कि रिसोर्सेज कितने चाहिए। When you are actually using activity based costing, when you are actually performing, तो आप रिसोर्सेज को यूज करते हो एक्टिविटीज के लिए और देखते हो कितना आपने प्रोड्यूस किया। तो इन दोनों का कंपैरिजन होता है और फिर आपका बजटिंग का प्रोसेस वर्क करता है। ऑलराइट, सो दिस इज योर एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। और फिर अपने को एक टॉपिक दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग टूल विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ऑलराइट, तो वो आपको एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे अपने को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है।
सबसे पहले तो डीपीपी, उसके अलावा सीपीए, उसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन, उसके अलावा कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बेटर आएगा तो आप लोग डेफिनेटली प्राइसिंग का डिसीजन जो है वो भी बेटर ले पाओगे। तो इस तरह के वेरियस पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए और यहाँ पर अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ऑलराइट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।